12वीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर 12वीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। 12वीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आईएएस बनने की सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर आईएएस बैच के साथ। तो आकार के जूनियर आईएएस बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर आईएएस बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जो सिलेबस में जो चेंज हुए हैं, सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं, ऑप्शनल पेपर को हटाया गया है और वहां पर यूपी स्पेशल के 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, पेपर 5 एंड पेपर 6 के रूप में। तो आज का ये जो सेशन है, आज उन्हीं पेपर्स में जो बदलाव हुए हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शंस ऐड किए गए हैं, उन सारी चीजों को लेकर ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल तरीके से हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके के बदलाव इस पेपर में किए गए हैं और उन बदलावों की तैयारी आपको, या उन चेंजेस या उन सब्जेक्ट्स को लेकर आपको किस तरीके से वहां पर देखना है, वहां पर उसकी तैयारी का आपका रूपरेखा क्या होगा, तैयारी का मॉडल क्या होगा, उन सभी बातों पर हमें आज डिस्कस करना है। और बहुत स्पेसिफिक तरीके से सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देखेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे जो इस बार के सिलेबस में वहां पर रखे गए हैं पेपर 5 एंड पेपर 6 के रूप में। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और जो भी इसके बाद में जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर हम जरूर आपसे बात करेंगे और जो आपके शंकाएं हैं उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन की। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार स्टूडेंट्स या कई बार पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशन की डेट कब से है, या फॉर्म कब से आ गया है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हम इसका डिटेल्ड में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे पीसीएस से संबंधित जो ऑनलाइन आवेदन है, प्रारंभ होने की जो उसकी तिथि है वो 3 मार्च से ये एग्जाम की जो डेट है या एप्लीकेशन है या फॉर्म भरना वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक से जमा करने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल यहां पर रखा गया है, और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अप्रैल है। यानी 6 अप्रैल तक आपको अपने फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट वहां पर क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और इसी तरीके से यहां पर ये डिटेल है, इन डेट्स को आप ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरने के ड्यूरेशन में। बात जो कि आज का मेन सेशन है कि परीक्षा की योजना, सिलेबस पर हमें डिस्कस करना है कि सिलेबस को लेकर क्या महत्वपूर्ण वहां पर परिवर्तन किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी इस जो पैटर्न था, पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही आपका मॉडल है कि इसमें 3 स्तर हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर लास्ट में मौखिक परीक्षा, जिसको हम व्यक्तित्व परीक्षा करते हैं। इसी पैटर्न पर भी ये एग्जाम होने हैं। तो पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके से पहले के पेपर होते थे, दो अनिवार्य प्रश्न पत्र आते थे, जिसमें प्रश्न पत्र फर्स्ट, पहला प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र दूसरा। तो 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों के साथ में अभी भी आपका प्रीलिम्स होगा। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पेपर आते थे उसी तरीके से आपको वहां पर कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स के एग्जाम जैसे देते थे। जैसे यहां पर एक नोट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो अहरकारी होगा, और जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ये सेम एज प्रीवियस, जैसे पहले था उसी प्रकार का अभी भी इसमें रखा गया है। सो इन कंक्लूजन, प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। जो सबसे मेन पार्ट था
यूपीपीसीएस एग्जाम सिलेबस के रूप में जो बदलाव की बात हो रही थी वो मुख्य परीक्षा में बदलाव की बात की रही थी। जैसे इसमें सामान्य अध्ययन के जो पहले पेपर थे, जो 4 पेपर थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर 4, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस भी पूर्व की भांति ही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो जीएस के पेपर थे, जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। इवन सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो भी पहले की भांति रहेगा, उसी प्रकार वो पेपर आपके होंगे। तो चेंज किया क्या गया है, क्या बदलाव किया गया है? सो जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर चेंज है, सबसे बड़ा जो बदलाव है कि मुख्य परीक्षा में जैसे पहले वैकल्पिक विषय आते थे, मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पर 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, पेपर 5 और पेपर 6, इसको ऐड किया गया है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पेपर 5 और पेपर 6 किन विषयों से जुड़े हुए हैं? तो पेपर 5 और पेपर 6 ये उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल, यहां पर 2 नए पेपर के रूप में यूपी स्पेशल के टॉपिक को यहां पर ऐड किया गया है। सो इस प्रकार मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, ऑप्शनल को अब हटा दिया गया है, ऑप्शनल को अब आपको नहीं पढ़ना है और उसकी जगह पर 2 नए पेपर वहां पर ऐड किए गए हैं। तो ओवरऑल ये देख लेते हैं कि आखिर मुख्य परीक्षा का स्ट्रक्चर अब क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आखिर कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इस बार आ रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो कंपलसरी पेपर के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में जो पहला विषय है वो सामान्य हिंदी का है, जो पहले की भांति आता था। कन्वेंशनल पेपर है और इसकी जो मार्किंग है वो ये 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा। जो दूसरा यहां पर विषय है या टॉपिक है वो निबंध के रूप में है, कन्वेंशनल पार्ट है और ये भी 150 अंकों का होगा। तो पहला और दूसरा जो पेपर है वो 150 अंकों का ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। बात आती है सामान्य अध्ययन के पेपर की, तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड एंड सामान्य अध्ययन 4, 4 पेपर जो पहले की ही भाग थे वही पेपर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है और ये सभी पेपर जो हैं वो 200 मार्क्स के होंगे, ये पहले की भांति ही इसमें आ रहे थे। जो बदलाव हुए हैं, जो चेंज हुआ है, उस चेंज में सामान्य अध्ययन पेपर 5 एंड सामान्य अध्ययन पेपर 6, ये 2 पेपर ऐड किए गए हैं और ये दोनों पेपर भी 200 अंकों के होंगे। सो ओवरऑल अगर देखें कि कितने पेपर हैं मेंस में, तो मेंस में अब पेपरों की अगर संख्या देखें, प्रश्न पत्रों की संख्या देखें तो वहां पर टोटल 8 पेपर हो गए हैं, जिसमें पहला सामान्य हिंदी का पेपर है, निबंध के पेपर हैं और जीएस के फिर यहां पर 6 पेपर क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। और इस प्रकार अगर हम टोटल करें तो लगभग 1500 नंबर का अब आपका मेंस का पेपर होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा में ये 1500 नंबर के पेपर होंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जो दोनों पेपर ऐड हुए हैं, कल किसी बच्चे ने पूछा था कि ये जो दो पेपर ऐड हुए हैं क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर नहीं होंगे। इसकी भी लिखित यानी कि रिटन एग्जाम है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यू हैव टू राइट आंसर, आपको उत्तर को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों को हल करने की जो अवधि है वो 3 घंटे की होगी, यानी कि 3 आवर्स पेपर होंगे। और सामान्य अध्ययन के जो प्रत्येक प्रश्न पत्र हैं वो 200 अंकों का होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की बात हो रही है, जीएस के प्रश्न पत्र की बात हो रही है, यानी कि जो पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर 8 तक है उनके प्रश्न पत्र की बात हो रही है, जिसकी मार्किंग 200 नंबर की होगी। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो 150 नंबर का होगा और निबंध के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी आपके 150 नंबर के ही होंगे। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र की परीक्षा, यहां पर टाइमिंग दी हुई है, जो कि आप बहुत आराम से डिटेल्स में इसको वहां पर नोटिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ओवरऑल है क्या कि अगर हम एक कंक्लूसिव रूप में देखें तो प्रीलिम्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। मेंस में जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसकी लगातार
वहां पर डिमांड की जा रही थी। मेंस में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बदलाव है पेपर 5 और पेपर 6 को वहां पर ऐड किया गया है, और वो जो पेपर है वो यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में पेपर दिए गए हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 5, इसमें अगर देखें तो पॉइंट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, बहुत डिटेल्ड में यहां पर उन टॉपिक्स को क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे अगर सामान्य अध्ययन पेपर 5 की बात करें तो वहां पर लगभग 21 विषय रखे गए हैं, 21 टॉपिक रखे गए हैं। अभी हम डिटेल्ड में एक एक टॉपिक के सब टॉपिक्स को देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वो विषय रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स वहां पे रखे गए हैं, और आगे चल के हम उनके सब टॉपिक्स में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में उनके सब टॉपिक्स पर भी बात करेंगे बहुत डिटेल्ड में। लेकिन अभी जो यहां पर पेपर 5 में टॉपिक्स रखे गए हैं, तो पेपर 5 में टोटल 21 टॉपिक्स यहां पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और इसी प्रकार अगर हम इसका 1-to-1 एनालिसिस करें, एक एक टॉपिक को देखें कि आखिर कौन कौन से वहां पर सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, कौन कौन से विषय को रखे गए हैं, तो उस प्रकार अगर देखें तो जो पहला यहां पर पॉइंट है जिसमें बात की गई है उत्तर प्रदेश के इतिहास की, सभ्यता की, संस्कृति की एवं उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन नगर हैं वो पहले टॉपिक में यहां पर रखे गए हैं। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। तो यहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से लेकर 1857 से लेकर और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या उत्तर प्रदेश का वहां पर उस स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। और पेपर नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। यहां पर उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो मेजर पर्सनालिटीज हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनके बारे में पॉइंट नंबर 4 है, या यहां पर सब टॉपिक नंबर 4 है। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो 5वां टॉपिक है, उसमें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, यानी कि ग्रामीण मुद्दे, शहरी मुद्दे और जनजातीय मुद्दे, उनकी सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन से संबंधित ये टॉपिक वहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, उसमें उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, यानी कि इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं पेपर 5 में, टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 5 तक, आप उसको कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का इतिहास आर्ट एंड कल्चर से क्या किया गया है, शुरू के पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5 तक ये उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला एवं संस्कृति की बात वहां पर करता है। टॉपिक नंबर 6, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, वहां से पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट होता है। और इन टॉपिक्स में शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉप पॉइंट नंबर 6 में रखे गए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, इससे रिलेटेड टॉपिक रखे गए हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 8 में, जो उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग, ये टॉपिक नंबर 8 में रखे गए हैं। ये सभी टॉपिक, यानी कि टॉपिक 6, टॉपिक 7, टॉपिक 8, ये उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अगर देखें तो
जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन की बात करता है, यानी कि यहां से हम बात कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ये टॉपिक नंबर 9 में रखे गए हैं। टॉपिक 10 में उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना, ये पॉइंट नंबर 10 या टॉपिक नंबर 10 में रखे गए हैं जो गवर्नेंस की बात करता है। तो इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो पॉलिटी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था की बात कर रहे थे, और यहां पर आप देख रहे हैं कि गवर्नेंस की बात हो रही है। गवर्नेंस से रिलेटेड यानी कि प्रशासन या सुशासन से रिलेटेड टॉपिक्स यहां पर रखे गए। टॉपिक नंबर 11 की बात करें, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव, कि उत्तर प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उसका इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में टॉपिक नंबर 11 यहां पे रखा गया है। टॉपिक नंबर 12 की अगर बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो विषय हैं, वो टॉपिक नंबर 12 में रखे गए हैं। और इसका अगर सब टॉपिक करें तो यहां पर उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच में संबंध, ये पहला टॉपिक है। बाह्य राज्य एवं अंतरराज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार, चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 2 में रखे गए हैं। टॉपिक 3 है साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम, ये टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो विभिन्न सुरक्षा बल, जो विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां हैं उनके बारे में ये टॉपिक रखा गया है। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां और उनके शासनादेश, अधिकार पत्र, ये टॉपिक नंबर 4 में रखे गए हैं। टॉपिक नंबर 5 की अगर बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, ये टॉपिक रखे गए हैं। तो टॉपिक नंबर 12 में बहुत सारे सब टॉपिक्स के रूप में यहां पर टॉपिक रखे गए हैं जो सुरक्षा से संबंधित हैं, जो आंतरिक सुरक्षा से रिलेट करती हैं। टॉपिक नंबर 13 में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, ये टॉपिक रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और वहां पर नागरिक अधिकार सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक है वो यहां पर रखा गया है। टॉपिक नंबर अगर 14 की बात करें, 14 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं, वो टॉपिक नंबर 14 में रखा गया है। टॉपिक नंबर 15 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम क्या है उत्तर प्रदेश में, उन टॉपिक से संबंधित टॉपिक नंबर 15 में रखा गया है। 16 की अगर बात करें, 16 की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक रखा गया है और बहुत ब्रॉड इस टॉपिक को कह सकते हैं कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में, कि देश के विकास में, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या होगी या क्या हो सकती है। टॉपिक नंबर 17 की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। टॉपिक 3 की अगर बात करें जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। तो जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्रीय सेंट्रल जो पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनके बारे में टॉपिक नंबर 18 बात करता है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं। 19 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनजीओ की क्या भूमिका है, उनसे संबंधित क्या मुद्दे हैं, उनका क्या योगदान रहा है और इन एनजीओज का क्या इंपैक्ट रहा है, क्या प्रभाव रहा है, उससे संबंधित जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 19 है। टॉपिक 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्या मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, इससे संबंधित जो विषय है वो टॉपिक 20 में रखा गया है। टॉपिक 21 की बात करें कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार यानी कि इनोवेशन से संबंधित ये टॉपिक रखा गया है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव
पढ़ रहा है। तो टोटल अगर देखें तो ये 21 टॉपिक हैं, ये 21 विषय हैं जो पेपर नंबर 5 में रखे गए हैं 1 बाय 1 करके। और अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, कंक्लूड करें, तो आप देखिए कि पेपर नंबर 5 में हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक रखे गए हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक यहां पर रखे गए हैं पेपर नंबर 5 में, पॉलिटी उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक रखे गए हैं, गवर्नेंस से संबंधित यहां पर विषय रखे गए हैं, और मेजर यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यहां पर टॉपिक क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और उसके साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे एनजीओ के बारे में, या फिर टूरिज्म के बारे में, इनोवेशन के बारे में, नवाचार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। इन सभी विषयों से रिलेटेड जो संबंधित विषय हैं, जो संबंधित टॉपिक हैं, वो पेपर नंबर 5 में रखे गए हैं। तो ओवरऑल इन कंक्लूजन अगर मेजर सब्जेक्ट्स के आपने देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की बात इस पेपर में की गई है। अब बात आती है पेपर नंबर 6, छठी पेपर में। यह भी यूपी स्पेशल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। और इस छठी जीएस के पेपर में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। सो अगर टोटल टॉपिक्स की बात करें कि पेपर नंबर 6 में कितने टॉपिक्स हैं, तो वहां पर देखेंगे जैसे पेपर नंबर 5 में किस टॉपिक्स दिए गए थे, उसी तरीके से पेपर नंबर 6 में 23। और अगर टोटल देखें तो 44 जो विषय हैं, इन दोनों पेपरों में मिला के 44 टॉपिक्स यहां पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं, जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो डिटेल्ड में थोड़ा सा देखते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं कि पेपर नंबर 6 में कौन कौन से टॉपिक यहां पे रखे गए, कौन कौन से विषय रखे गए हैं। पॉइंट 1 अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात किया गया है, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व क्या है, उससे संबंधित जो विषय हैं वो यहां पर रखे गए। पॉइंट 2 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित जो विषय हैं वो पॉइंट नंबर 2 में यहां पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। पॉइंट 3 की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, उनसे संबंधित योजनाओं के साथ में परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, इससे संबंधित जो विषय हैं वो टॉपिक नंबर 3 में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। पॉइंट 4 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में निवेश, अभी आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो उससे संबंधित जो यहां पर टॉपिक है, निवेश से संबंधित जो यहां पर विषय है वो रखे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं इसके प्रभाव, तो निवेश के क्या इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या इश्यूज हैं और उसका इंपैक्ट क्या है, उससे संबंधित जो विषय है वो पेपर टॉपिक नंबर 4 में रखे गए हैं। टॉपिक 5 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, इससे संबंधित जो विषय है, कर एवं आर्थिक सुधार, ये टॉपिक रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी जिसके बारे में कह रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद, इससे संबंधित जो विषय है वो टॉपिक नंबर 5 में क्या किया गया है, यहां पर रखा गया है। टॉपिक 6 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं उसका प्रबंधन, ये टॉपिक नंबर 6 में रखे गए हैं। टॉपिक 7 की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जननांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना, इससे संबंधित जो टॉपिक है, पॉपुलेशन से संबंधित जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 7 में रखे गए हैं। टॉपिक 8 की बात करें, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन, ये टॉपिक नंबर 8 में क्या किया गया है, रखा गया है। 9वीं टॉपिक में उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, 10वीं में उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, और 11वीं टॉपिक में उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान, इससे संबंधित जो विषय है वो रखे गए हैं। और 12वीं टॉपिक में उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। तो टॉपिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन टॉपिक्स में जनसंख्या, कृषि, वानिकी नीति, सामाजिक वानिकी, कृषि की विविधता, उनकी समस्याएं
और विकासीय सूचकांक से संबंधित जो विषय हैं वो इन टॉपिक्स में रखे गए हैं, इन सब्जेक्ट्स में रखे गए हैं। टॉपिक 13 की बात करें तो ये ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले जो अगर वहां पर मेजर सब्जेक्ट्स के रूप में देखें तो इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो टॉपिक नंबर 13 से उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बात हो रही है। भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति, इससे संबंधित टॉपिक रखे गए हैं। इससे संबंधित जो विषय हैं वो 13 सेगमेंट में रखे गए। 14वें पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक नंबर 14 में रखा गया है। टॉपिक 15 की बात करें, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, ये टॉपिक 15 में रखा गया है ये विषय। 16वें पॉइंट्स की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना, इससे संबंधित जो विषय हैं वो 16 टॉपिक में रखे गए हैं। टॉपिक नंबर 17 की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य, ये टॉपिक नंबर 17 में रखा गया है। टॉपिक 18 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास के मैदान और आर्द्र भूमि, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 18 में रखा गया है। 19वें टॉपिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे, ये इस उसमें रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज को लेकर और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो टॉपिक नंबर 19 में रखे गए हैं। टॉपिक 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। अगर टॉपिक नंबर 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र, उनकी संरचना, उनके कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियों से संबंधित जो विषय हैं वो टॉपिक नंबर 20 में रखे गए हैं। 21वीं की बात करें, 21वीं टॉपिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक यहां पर टॉपिक नंबर 21 में रखे गए हैं। लास्ट के अगर दो टॉपिक देखें 22 एंड 23 में, तो 22 में उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। और टॉपिक 23 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना, यानी कि पीपीपी जो मॉडल है उसको, उससे संबंधित जो विषय हैं वो इस टॉपिक में रखे गए हैं 23 टॉपिक में। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो पेपर 5 और पेपर 6 में, जहां पेपर 5 में किस टॉपिक रखे गए हैं, 21 विषय रखे गए हैं डिटेल्स में, उनमें क्या क्या वहां पर सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार पेपर नंबर 6 में 23 टॉपिक रखे गए हैं, 23 विषय रखे गए हैं और उनकी डिटेल वहां पर क्या की गई है, बताई गई है। तो इस प्रकार टोटल अगर पेपर 5 पेपर 6 की बात करें तो टोटल 44 विषय हैं जो पेपर 5 और पेपर 6 में क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, जो यूपी स्पेशल के रूप में हैं।